तो हम देख रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम देख रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। लास्ट वीडियो में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा था। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? देखो, लास्ट क्लास में तूने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था ना। ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच लगती है और वो क्यों एराइज होती है? तो दो बॉडीज के बीच उनके मासेस के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एराइज ड्यू टू द मासेस ऑफ द बॉडी। उनके मासेस के वजह से उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है। उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलते थे क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों एराइज होती है? ड्यू टू द मासेस ऑफ द बॉडी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये कैसे एराइज होती है? ड्यू टू द चार्जेस ऑफ द बॉडीज। ये बॉडी के चार्ज के वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एराइज होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी के मास की वजह से एराइज होती है, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बॉडी के चार्ज के वजह से एराइज होती है। तो जैसे मान लो कोई चार्ज बॉडी है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी बॉडी पर चार्ज आती है तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से ही चार्ज आती है ना, ऐसे तो आती नहीं है। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज। यस, इन दोनों का जो चार्ज का नेचर है एक दूसरे का अपोजिट है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खींचेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इनके चार्जेस की वजह से, इनके अपोजिट चार्जेस की वजह से इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं ना, उसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यदि आप ले लो इलेक्ट्रॉन को ले लो, तो इनके बीच क्या होगी? रिपल्सन होगी। यदि आप ले लो प्रोटॉन को ले लो, यदि आप प्रोटॉन को ले लो, तो इनके बीच क्या होगी? रिपल्सन होगी, ड्यू टू द सेम नेचर ऑफ चार्ज। तो चाहे इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स होती है ना, उसी रिपल्सिव फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स, इनके बीच रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, ये क्यों एराइज हो रहे हैं? ड्यू टू द चार्ज। तो ये चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगती है, उसी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। अब कोई चार्ज बॉडी है, मान लो कोई चार्ज बॉडी है Q1, Q इस पर माइनस चार्ज है, और दूसरी चार्ज बॉडी है Q, इस पर प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी ना, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों एराइज होती है? ड्यू टू द चार्ज बॉडी। किसी बॉडी पर चार्ज क्यों आती है? जब या तो उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हो। ऐसे तो आते नहीं है। किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके पास एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? तो सब एटॉमिक पार्टिकल है। क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल है जिनके पास चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रीजन क्या हुआ? तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज, मेसॉन, इन्हीं के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एराइज होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों एराइज होती है? इट इज एराइजेज ड्यू टू द subatomic particles, charged subatomic particle, due to the charged subatomic particles like इलेक्ट्रॉन या फिर आपका प्रोटॉन या फिर आपका चार्ज्ड मेसॉन है, ठीक है जी। तो इनकी वजह से
क्या एराइज होती है? तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एराइज होती है। ओके, अब आगे देखो, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कुछ एग्जाम्पल देखो। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल कि मान लो दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फोर्स बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं जो एससीबी में भी इसका डिस्कशन है। मान लो एक टेबल है, ये एक टेबल है, ये क्या है? तो एक टेबल है, ठीक है। इस पर एक बुक रखी हुई है, मान लीजिए इस पर एक बुक रखी है, ये क्या है? तो ये बुक है, ये बुक है, इस टेबल पर एक बुक रखी हुई है। ओके, अब मुझे बताओ, चाहे टेबल हो या बुक हो या दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो, वो सारे सब्सटेंस, सारे मैटर्स कैसे बने हुए हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी सब से बने हुए हैं ना। चाहे आप कोई भी पार्टिकल्स ले लो, कोई भी मटेरियल्स ले लो, वो सारे के सारे बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इसी से तो बने हुए हैं। एटम से बने हुए हैं सारे। एटम किससे बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हुए हैं, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। ओके, तो जैसे ही आप मान लो ये है टेबल, ये है टेबल, और इसके ऊपर तूने बुक रख दिया, ये है टेबल का सरफेस, ये है टेबल का सरफेस, ये है बुक का सरफेस। जैसे ही तूने बुक को टेबल पर रखा तो बुक का सरफेस इलेक्ट्रॉन और टेबल का सरफेस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होती है? एक रिपल्सिव फोर्स लगती है। सिमिलरली टेबल के सरफेस प्रोटॉन और बुक के सरफेस प्रोटॉन के बीच एक रिपल्सिव फोर्स लगती है ना। तो उनके सरफेस इलेक्ट्रॉन या सरफेस प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगती है ना, उसी रिपल्सिव फोर्स को क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तुमको तो मैंने शुरू में ही बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो जैसे ही तूने बुक को टेबल पर रखा तो बुक और टेबल का सरफेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए और इस वजह से उनके बीच क्या होती है? रिपल्सन होने लगती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करता है, टेबल के सरफेस इलेक्ट्रॉन बुक के सरफेस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, उसी तरह से बुक का सरफेस इलेक्ट्रॉन टेबल के सरफेस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, ठीक है। टेबल के सरफेस प्रोटॉन बुक के सरफेस प्रोटॉन को रिपेल करता है। सिमिलरली बुक के सरफेस प्रोटॉन टेबल के सरफेस प्रोटॉन को रिपेल करता है। इसमें क्या होती है? जैसे ही तूने बुक को टेबल पर रखा तो बुक क्या करेगा? टेबल पर एक फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा ना। बुक टेबल पर एक फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। अब जानते हो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये टेबल भी बुक पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, टेबल भी बुक पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस बुक पर टेबल जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है ना, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, या फिर बुक इस टेबल पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, वो कौन सा फोर्स है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और वो कैसे एराइज हुआ? अभी हमने बताया कि बुक का सरफेस इलेक्ट्रॉन और टेबल के सरफेस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्लोज में आए, बुक का सरफेस प्रोटॉन और टेबल का सरफेस प्रोटॉन एक दूसरे के क्लोज में आए। जैसे ही तूने बुक को टेबल पर रखा और वो सभी एक दूसरे को रिपेल करने लगे, ठीक है। तो ये फोर्स हो चाहे ये फोर्स हो, ये किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। और ये जो फोर्स होती है ना, ये जो बुक पर फोर्स लगती है, ये बुक के सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। ये जो फोर्स लग रही है ना बुक के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ये वाली, ये बुक के सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, ठीक है जी। इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। तो द फोर्स एक्ट्स on the table on the book, the force acts on the book
इज परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू द बुक, सो it is also called normal force, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मतलब ही परपेंडिकुलर होता है ना, तो इस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स को बोलते हैं। तो इसकी आपकी जरूरत पड़ेगी, इसकी आपकी, जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ना, इस नॉर्मल फोर्स की खूब 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 आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है जी, तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि ये जो बुक पर जो ये फोर्स लग रही है ना, ये टेप इस बुक पर जो फोर्स लग रही है एफ, ये बुक के सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, या फिर इसका नॉर्मल फोर्स बोलिए या फिर नॉर्मल रिएक्शन बोलिए, इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, बुक ने टेबल पर फोर्स लगाया नीचे की तरफ, तो इसके रिएक्शन में टेबल ने बुक पर फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। एक्शन के प्रति रिएक्शन हुआ ना, जैसे बुक ने टेबल पर फोर्स लगाया, टेबल ने बुक पर फोर्स लगा दिया, एक्शन के प्रति रिएक्शन हो गया, क्योंकि ये फोर्स इस बुक पर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, इसलिए इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन बोलिए या फिर नॉर्मल फोर्स बोलिए, एक ही बात है। ये कौन सा फोर्स है? तो नॉर्मल फोर्स है या नॉर्मल रिएक्शन है। और ये किसका एग्जाम्पल है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। इतना समझ गया? तो चलिए इतना नोट करिए। चलो, तो एक एग्जाम्पल हमने देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, कि दो सरफेस यदि एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो उनके बीच जो फोर्स लगती है ना, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए इसका टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग में यदि आप ब्लॉक को बांध करके लटका देते हो ना, तो उस स्ट्रिंग में क्या होती है, तो एक टेंशन डेवलप हो जाती है। तो वो टेंशन फोर्स जो होता है ना, वो टेंशन फोर्स होता है, टेंशन भी एक फोर्स है। तो जो टेंशन फोर्स होता है ना, वो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तीसरा एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो तीसरा एग्जाम्पल है इनका फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है ना, वो फोर्स किस किस तरह का फोर्स होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। जैसे ही आप कोई स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो ना, तो स्प्रिंग आपके ऊपर एक फोर्स लगाती है, वो कौन सा फोर्स होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। जैसे ही आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो ना, तो स्प्रिंग भी आपके हाथों पर एक फोर्स लगाती है, और वो कौन सा फोर्स होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों एराइज होती है, ड्यू टू द चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, चार्ज प्रोटॉन्स में चार्ज मेसॉन्स। ठीक है जी, तो ये किन का एग्जाम्पल होती है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल होती है। फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग किसका एग्जाम्पल होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल होती है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स। व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? ये क्या होता है? तो देखो, तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा पार्टिकल्स होते हैं? तो प्रोटॉन होते हैं या फिर न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं या फिर न्यूट्रॉन होते हैं, और बहुत सारे होते हैं, एक दो तो नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो आप जानते हो कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होती है। न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्जेज होती नहीं, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होती है, लेकिन प्रोटॉन के पास चार्जेज तो होती है ना। और कौन सा चार्ज होती है? तो पॉजिटिव चार्ज होती है, क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होती है और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन रहते हैं और एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होती है, तो इनके बीच तो एक रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए ना, इनको तो एक दूसरे से दूर भागना चाहिए। तो एक दूसरे के पास क्यों है? एकदम बहुत दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं, क्यों? जबकि इनको तो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन को आपस में एक दूसरे से दूर भागना चाहिए, क्योंकि दोनों पर सेम नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इनके बीच रिपल्सन होना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स लगाना चाहिए, जिसकी वजह से इनको एक दूसरे से दूर भागना चाहिए। जबकि ये दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। ऐसा क्यों?
ये न्यूक्लियस में एक साथ कैसे रह पाता है इतने सारे प्रोटॉन? बिकॉज ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स, ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच तो रिपल्सिव फोर्स लगती है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ना इनको एक दूसरे से दूर भागने नहीं दे रहा है, इनको न्यूक्लियस में ही रख कर रखता है, न्यूक्लियस के अंदर ही रखे रहता है। कौन? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इनको एक दूसरे से दूर नहीं भागने देता है, बल्कि इनको न्यूक्लियस के अंदर ही रखे रहता है। मतलब ये न्यूक्लियर फोर्स उस प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो रिपल्सिव फोर्स लगते हैं ना, इनसे तो स्ट्रॉन्ग है ना, तभी तो इनको इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लग रही है, फिर भी इनको आपस में न्यूक्लियस में रखा हुआ है, इनको न्यूक्लियस के अंदर रखा हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस जिस फोर्स से बंधे हुए रहते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस जिस फोर्स से एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है? द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है? द फोर्स which binds together binds the nucleus, binds the nucleons together inside the nucleus is called न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स समझ में आ गई? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि भाई न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स रहते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियंस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा पार्टिकल होते हैं? तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं होती है, बट प्रोटॉन के पास चार्ज होती है ना, और उनके पास पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ड्यू टू द सेम नेचर ऑफ चार्ज वो प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। अगर प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भाग जाए ना तो न्यूक्लियर स्प्लिट कर जाए ना, बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। न्यूक्लियस स्प्लिट नहीं करता है, नहीं बिखरता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक दूसरे से बाइंड रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक फोर्स लगती है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन दूर भागना चाहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इनको दूर भागने नहीं दे रहा है, न्यूक्लियस के अंदर इनको बांध के रखे हुए है। उसी फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो फोर्स न्यूक्लियंस को आपस में बांध के रखता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स समझ में आ गई। जो न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, न्यूक्लियस के अंदर ही लगती है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियंस को आपस में बांध के रखने के लिए, ये न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर किन के बीच लगती है? तो न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन के बीच लगता है, या तो फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है। It acts between proton और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, इनका नाम ही है न्यूक्लियर फोर्स। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूक्लियंस को आपस में बांध के रखने के लिए। तो ये केवल एंड केवल न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। न्यूक्लियस के साइज तो एक तो ऐसी छोटा, न्यूक्लियस का साइज तो ऐसे ही छोटा, और ये न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। मतलब ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स कैसा फोर्स होता है? तो वेरी शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि न्यूक्लियर फोर्स नहीं रहे ना, तो प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, इस तरह से न्यूक्लियस स्प्लिट कर जाएगा, न्यूक्लियस स्टेबल ही नहीं रह पाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है ना? तो न्यूक्लियर फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस के लिए। तो इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, और ये न्यूक्लियस के अंदर ही लगती है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर
द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर फोर्स। ओके, नेक्स्ट, आप जानते हो कि प्रोटॉन के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगती है, क्योंकि सेम नेचर का होता है और एक दूसरे के बहुत क्लोज होता है, फिर भी वो एक दूसरे से दूर नहीं भाग पाता है, न्यूक्लियस के अंदर पड़े रहता है। क्यों? ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स। इनके ऊपर एक और फोर्स लगती है जो इनको दूर भागने नहीं दे रही है, इनको बांध के रखी हुई है न्यूक्लियस के अंदर। और वो कौन सा फोर्स होता है? तो न्यूक्लियर फोर्स होता है। मतलब ये कि न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तभी तो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, फिर भी नहीं भाग रहे हैं एक दूसरे से दूर। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स मिले ना, तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो कौन सा फोर्स? मतलब वो न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा है। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हैं हम। चलिए, एक लास्ट फंडामेंटल फोर्स रह गई, जिसको हम बोलते हैं वीक फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स तूने देख लिया क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स, और ये है वीक फोर्स। वीक फोर्स क्या होता है? वीक नाम ही बता रहा है, वीक फोर्स, बहुत ही वीक होता है ये फोर्स। और ये जो फोर्स होता है ना, वीक फोर्स, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेडियो एक्टिव बीटा डिके ऑफ एनी न्यूक्लियाई। किसी भी न्यूक्लियाई के रेडियो एक्टिव बीटा डिके के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है वीक फोर्स। अब जानते हो, यदि न्यूक्लियस के अंदर रेडियो एक्टिव होगा, रेडियो एक्टिव बीटा डिके होगा, यदि न्यूक्लियस के अंदर बीटा डिके होगा, तो उनके अंदर तो चेंजेज आएगी ना, और उस न्यूक्लियस के अंदर बीटा डिके क्या हुआ? ड्यू टू द वीक फोर्स। और जब न्यूक्लियस के अंदर बीटा डिके होगा, तो न्यूक्लियस में कुछ तो कुछ चेंज आएगी ना, कुछ में कुछ चेंज आएगी। तो वीक फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये न्यूक्लियर चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द वीक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियर चेंजेस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्यों चेंज आती है? ड्यू टू द बीटा डिके। और ये बीटा डिके क्यों हो रही है? ड्यू टू द वीक फोर्स है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव बीटा डिके, हेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियर चेंजेज। किसके लिए चेंज होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है वीक फोर्स, तो न्यूक्लियर चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो, मैंने शुरू में बोल दिया था कि मैं आपको फोर्स का एक ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ, ये सब चीज़ों का। ये सब अपने अपने टाइम पर आएंगे, जिसको आप बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करनी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एससीबी में फोर्स के बारे में एक अलग चैप्टर बनाकर दिया हुआ है, पूरे अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। मैं उस चीज़ को, मतलब फोर्स को, इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आएंगे अपने अपने टर्न पर, और उस समय हम इनको बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझेंगे, और आपको अच्छे से समझ में आएगी भी। अभी तो एक ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियर चेंजेज, ये जो वीक फोर्स होता है ना, बहुत ही शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, इसका रेंज एक प्रोटॉन के साइज से भी छोटा होता है, इसका रेंज एक न्यूट्रॉन के साइज से भी छोटा होता है। मतलब ये या तो प्रोटॉन के अंदर ही लगने वाले हैं, या तो न्यूट्रॉन के अंदर ही लगने वाले हैं। प्रोटॉन के बाहर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, न्यूट्रॉन के बाहर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, और एक कहाँ लग सकते हैं? इट एग्जिस्ट विद इन प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन के अंदर ही लग सकते हैं या फिर न्यूट्रॉन के अंदर ही लग सकते हैं। इतना छोटा फोर्स होते हैं ये कौन, वीक फोर्स। ठीक है जी। तो मैंने बताया था फंडामेंटल फोर्स चार तरह के होते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है न्यूक्लियर फोर्स और चौथा होता है वीक फोर्स। और मैंने चारों के बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज दे दिया। अब ये इन चारों फोर्सेस के बारे में यदि आपको डिटेल में जाननी है ना, तो उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा विद द इन्विजन फिजिक्स। और जैसे जैसे इनकी नंबर आते चली जाएगी, आप इनके बारे में डिटेल जानते चले जाएंगे। तो आप फंडामेंटल फोर्स को समझ गए तो अच्छी बात है, ठीक है, वरना इनकी नंबर फिर से आएगी, आप फिर इनको अच्छे से समझेंगे और सारे चीज़ों को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ये बीटा डीके क्या होता है, वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सब कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मुझे अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करनी है जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, रियल में स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये था ब्रीफ नॉलेज अबाउट द फोर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में अपनी स्टार्ट होने वाली है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब जो आपकी फिजिक्स है ना, धीरे धीरे मोशन पकड़ते जा रही है। आपने काइनेमेटिक्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, वेक्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, तो आप बस ध्यान से लेक्चर को देखते रहो, ध्यान से लेक्चर को देखते रहो। तुम क्या करते हो, क्रिकेट बहुत अच्छे से देखते हो ना, खेलते भी हो बहुत अच्छे से। जब तुम मैच देखते हो वहाँ पर तुम्हारे फेवरेट प्लेयर कोई भी हो, जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो भी जिनका जो भी फेवरेट प्लेयर है, वो जब बैटिंग कर रहा होता है ना, वो बहुत ही ध्यान से बैटिंग करता है, बहुत ही ध्यान से बैटिंग करता है अपनी वहाँ पर। अगर उस बैट्समैन का एक सेकेंड के लिए भी ध्यान टूटा ना, एक सेकेंड के लिए ध्यान टूटा तो वो तो गया, उस पिच से, उस मैच से हमेशा के लिए गया, वो दोबारा उसको चांस नहीं मिलने वाली है। ठीक है, वो हमेशा के लिए, एक सेकेंड के लिए ध्यान गया तो उसके विकेट गिलिया उड़ी, उनकी विकेट उड़ जाएगी यदि एक सेकेंड के लिए भी उनका ध्यान इधर उधर गया। तो क्या करते हैं, अपनी ध्यान पूरी फोकस रखते हैं, पूरी फोकस रखते हैं। उनको नहीं पता कि मेरे ऊपर इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, मेरे सामने इतने सारे दर्शक बैठे हुए हैं, इस सब के बारे में वो कुछ नहीं सोचते हैं। बस उनका ध्यान सिर्फ उस बॉल पर होता है, जो बॉलर उनके सामने फेंकने वाला होता है। बस उनका ध्यान उसी पर होता है, और उनका ध्यान अगर एक सेकेंड के लिए भी हटा, उनका विकेट गिरा और वो हमेशा के लिए उस मैच से आउट हो जाएगा। तो जितनी ध्यान उस मैच में देना है ना एक प्लेयर को, उससे कई गुना अधिक एक स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई पर देनी पड़ती है, उससे कई गुना अधिक, उससे कई गुना अधिक ध्यान एक स्टूडेंट को अपने पढ़ाई पर देनी होती है। क्यों? क्योंकि यदि वो उस मैच से आउट हो जाएगा तो उसको तो नेक्स्ट मैच में चांस मिल जाएंगे नेक्स्ट मैच में चांस उसको, फिर नेक्स्ट मैच में चांस मिल जाएंगे। लेकिन एक स्टूडेंट का ध्यान अगर पढ़ाई से उतरा ना, तो फिर उसको चांस नहीं मिलने वाला है, उनका जीवन ही बर्बाद, नष्ट हो जाता है, उनकी पूरी भविष्य नष्ट हो जाती है। यदि तुम ध्यान से पढ़ाई नहीं करते हो ना, और पढ़ाई के लिए ध्यान उनसे भी ज़्यादा है, मैं उनका एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि तुम जानते हो कितनी ध्यान से वो खेलते हैं, और तुम जानते हो इस बात को, तुम फील कर सकते हो, क्योंकि तुम भी क्रिकेट खेलते हो, तुम भी क्रिकेट देखते हो, तो इस बात को तुम फील कर सकते हो, इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल दिया। उससे भी ज़्यादा आवश्यकता है तुमको अपने पढ़ाई करने के लिए, उससे भी ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता है। जब तुम मैच देख रहे होते हो ना, तुम्हारे फेवरेट प्लेयर जब आउट हो जाता है तो तुमको बहुत ही दुख होता है, वो आउट हो गया है। जैसे आपका फेवरेट प्लेयर जैसे ही आउट होता है ना, आपका फेवरेट प्लेयर जैसे ही आउट होता है, आपको बहुत ही दुख होती है, क्योंकि आप उस मैच को देख रहे होते हो, उससे बहुत बहुत ज़्यादा आशा बांध करके रखते हो। अब आप वो सेंचुरी लगाएगा, वो मैच को जिताएगा, सब सोचते हो ना, और जब वो आउट हो जाता है तो आपको बहुत ही दुख होता है, आपके मन को बहुत दुख होता है। तो आप भी जब पढ़ाई करते हो ना भाई, आप भी जब घर से बाहर जाते हो पढ़ाई करने के लिए ना, तो आपके पेरेंट्स का ध्यान, आपके आपके पूरी फैमिली का ध्यान आपके ऊपर होती है, आपके आपके ब्रदर का ध्यान, आपके सिस्टर का ध्यान, आपके पेरेंट्स का ध्यान, आपकी पूरी फैमिली का ध्यान आपके ऊपर होती है, आपकी पूरी फैमिली की आशा आपसे होती है।
और आप जब एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस करके नहीं आते हो ना, आप जब टेस्ट में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करते हो ना, तो उनको, तुम्हारे पेरेंट्स को उससे भी ज़्यादा दुख होता है जितना दुख तुमको तुम्हारे प्लेयर के आउट होने पर हुआ था। उससे कई गुना ज़्यादा दुख होता है तुम्हारे पेरेंट्स के मन को, जब तुम एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म करके नहीं आते हो। ठीक है जी। तो तुम इस बात को सोच सकते हो, रियलाइज कर सकते हो, फील कर सकते हो कि मेरी मन को कितना दुख पहुंचती है जब मेरा फेवरेट प्लेयर आउट हो जाता है। तो उससे कई गुना भाई, कई गुना, हजार गुना ज़्यादा दुख होती है तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे मॉम को, तुम्हारे डैड को, जब तुम एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म नहीं करते हो। ठीक है। तो एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। आपको यदि अपने सपने सच करने हैं, आपको यदि अपने अपनी मम्मी पापा के सपने सच करने हैं ना, तो उसके लिए आपको तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हो। आपका एक ही जॉब है, पढ़ाई करना 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 और करना ही पड़ेगा। और पढ़ाई करना है तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो सारे चीज़ों को ध्यान से देखते जाइए, अच्छे से पढ़ते जाइए। आपको पूरी फिजिक्स आपकी मुट्ठी में होगी, आपकी पूरी फिजिक्स आपकी मुट्ठी में होगी। आप फिजिक्स को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, सोच पाएंगे, देख पाएंगे। लेकिन इसके लिए एक ज़रूरत है, ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से पढ़ाई करना। तो आप ध्यान से पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में विद द चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। विश यू ऑल द बेस्ट।